तुम मुझे गिराने में लगे हो, तुम मुझे गिराने में लगे हो, तुम समझते नहीं मैं गिरा तो मुद्दा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। लोग वाकिफ हैं मेरे अहदे वफा से, अरे तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। जब इन पंक्तियों को सुनते हैं तो ये पंक्तियां चरित्रार्थ होती हैं हमारे कृपाल सिंह परमार जी पर। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा नाम रहा, सांसद रहे हैं और उसी के साथ साथ एक कद्दावर नेता रहे हैं। केवल यहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू नहीं हुआ, अपितु इससे पहले जो हमारे बीच में विद्यार्थी संगठन है वहां से शुरू करते हुए संसद तक पहुंचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस समय पर एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्हें यहां पर फतेहपुर से लड़ना पड़ रहा है। फतेहपुर हॉट कंस्टिट्यूएंसी, हॉट सीट बनी हुई है। बड़े बड़े कद्दावर नेता यहां से ताल ठोक रहे हैं। कृपाल सिंह परमार, ऐसा माना जा रहा था इनका टिकट फाइनल है, लेकिन टिकट नहीं मिला। और इसी पर आज बात करेंगे और इसी पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसे हालात रहे कि आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्हें यहां पर अपना नामांकन भरना पड़ा। सबसे पहले परमार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव टाइम्स टीवी को समय दिया। धन्यवाद। जेपी नड्डा जी और आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पूर्व में सांसद रहे हैं, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में इकट्ठे एक साथ काम किया, छात्र संगठन में इकट्ठे रहे और आज वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो एक तरह से जो पुरानी दोस्ती, पुरानी मित्रता होती है उसका एक इम्पैक्ट ये रहता है कि जब आप लोग इकट्ठे रहे तो उसका एक फेवर मिलता है। लेकिन जो टिकट यहां पर फतेहपुर की मानी जा रही थी कि आपकी है, वो इस विधानसभा में भी नहीं, विधानसभा चुनावों में भी नहीं मिली और इससे पहले जो बाई इलेक्शन थे उसमें भी नकारी गई। क्यों? मुझे लगता है कि मैं तो विक्टिम हूं और इसका जवाब अगर आप आदरणीय नड्डा जी से पूछें तो वो बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि 2017 का मैंने चुनाव लड़ा था और 2017 के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्यों मेरे दोस्त से वो दुश्मन बन गए और लगातार मेरी प्रताड़ना हो रही थी पार्टी में, सरकार में। इस सरकार में जितने भी मंत्री थे वो मेरे समकालीन थे और समकक्ष भी थे, लेकिन मैं इस सरकार में किसी बोर्ड कॉरपोरेशन का मेंबर तक नहीं था। जब मुझे टिकट मिला तो मुझे आदरणीय नड्डा जी ने कहा था कि अच्छी बात है, लेकिन आप प्रदेश के महामंत्री हो, अगर महामंत्री चुनाव लड़ने लगेंगे तो चुनाव लड़वाएगा कौन? मुझे समझ नहीं आती कि जो पैमाने मेरे लिए हैं बाकियों के क्यों नहीं। हमारी पार्टी में 3 महामंत्री हैं, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं और मैं लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव रहा हूं, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा हूं और बाई इलेक्शन में मुझे लगता नहीं था कि कोई कारण नहीं था, इसलिए मैंने सरकार से कुछ मांगा भी नहीं। मैंने लोगों के और जनता के बीच में अपने आप को समर्पित किया, ये सोच के कि मेरा 1200 वोटों का जो अंतर है वो मैंने उसको पाट लिया है और मैं निश्चित रूप से टिकट जो है, सीट जो है वो भाजपा की झोली में डालूंगा। लेकिन मैं उस दिन हैरान हो गया कि जब नड्डा जी ने मुझे बताया कि आपका टिकट जो है वो बलदेव ठाकुर को दे दिया है और बलदेव ठाकुर वो उम्मीदवार थे जिनको मेरे खिलाफ खड़ा किया गया था। मैं शब्द कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो खड़े नहीं हुए थे 2017 में, वो खड़े नहीं हुए थे, उनको खड़ा किया गया था। और मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि उनको पार्टी के फंड में से फंडिंग हुई। 2017 के चुनावों में जब वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे तो मैं आपका सवाल नहीं हुए थे, उनको खड़ा किया गया था और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आकर उसको फंडिंग की थी। ये बात मैंने उस दिन भी उनको पूछी थी कि अगर कांगड़ा में या हिमाचल में जितने भी भाजपा के बागी लोग खड़े हैं उनको अगर बिठाया जा सकता है तो केवल संजय गुलेरिया को बिठा दिया, सिटिंग एमएलए मनोहर तिमानतन को बिठा दिया और रणवीर सिंह निक्का को बिठा दिया, तो बलदेव तो बेचारा चुनाव लड़ने के उसमें पोजीशन में नहीं था फाइनेंशियली, उसको इतना फंडिंग किया गया जितना पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवार को करती हैं और उसको कहा गया खड़े रहो। ये बात मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक 5 साल लगातार मैं इस बात को उठाता रहा कि ऐसा क्यों हुआ।
लेकिन उसकी रिड्रेसल की जगह पे मेरी हरासमेंट होती रही, और अंत में जब ये भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं गया तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बात को रखने के लिए मुझे पार्टी के लाइन से एकदम बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं अगर पार्टी में रहता, मैं चुनाव लड़ने का इतना कोई बजिद नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बलदेव ठाकुर को टिकट दिया मैंने कोई इतराज नहीं किया कि ठीक है पार्टी का फैसला है। लेकिन एक ऐसे आदमी को वो टिकट लेके दिया उन्होंने जिस पर तरह तरह के गंभीर आरोप हैं। इस पे आना चाहूंगा सर मैं, क्योंकि जब हम पिछली बार मिले थे पठानिया जी भी साथ में थे, आप भी साथ में थे, बाई इलेक्शन आने वाले थे, समय अभी उसका निर्धारित नहीं हुआ था पर यह था कि आने वाले हैं। पठानिया जी मिले थे और पठानिया जी ने आपसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था, हालांकि हम आपको जानते भी थे, कि ये हमारे कृपाल परमार जी हैं, फतेहपुर विधानसभा से इस दफा ये चुनाव लड़ेंगे। उसी समय पर आपका वो टिकट कटा था। इस बार वही यहां पर आ गए हैं और जब हम आपकी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखते हैं आप भी पूरी तरह से हमलावर हो गए। ये दोस्ती मित्रता थी और वो कड़वाहट में बदल गई या फिर पहले से ही इस तरह का? नहीं, ऐसा है कि मैं क्षमा चाहता हूं कि राकेश माने किसी का मित्र हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? फितरत है जी। फितरत है कि वो नहीं हो सकता, और आज तक जिसने उसके लिए कुछ किया है जी। उसको उसने छला है। 2017 में वो पार्टी से बाहर थे, मैं पार्टी का महामंत्री था, कांगड़ा पार्लियामेंट्री का प्रभारी था, चुनाव समिति का मेंबर था। मैंने उसकी मदद की कि वो पार्टी में वापस आया। वो सारा दिन मेरे घर में डेरा डाल के रहते थे। टिकट दिलाने में हमने मदद की, और जैसे टिकट मिली उसने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। आपने ये सब किया उनके लिए और उन्होंने आपका विरोध करना शुरू? हाँ जी, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा क्या था और किया क्या, इन दोनों उनकी कथनी में बहुत अंतर है। मैंने जब वो यहाँ पे खुराफात कर रहे थे, मेरा विरोध कर रहे थे, जहाँ के वो उठपटांग हरकतें कर रहे थे, तो मैंने उनको फोन करके एक दिन कहा कि मैं कह राकेश, मैंने यार एक चुनाव लड़ना है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे किया, मैंने तो ये किया, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि उसने इशारा किया कि मैंने तुम्हारे लिए फंड भी रखा हुआ है लगाने के लिए, बहुत बड़ी रकम बोली थी, मैंने तुम्हारा डट के विरोध करूंगा और तुम्हारी टिका के मंजी ठोकूंगा। ये मंजी ठोकने वाला जो इंसिडेंट है ये यहाँ पर आपकी विधानसभा में भी काफी ज्यादा चला हुआ है कि इस तरह से बात हुई थी। ये जो मंजी ठोकने वाली बात है, जिस तरह की भी ये भाषा इस्तेमाल हुई यहाँ पर, ये क्या कारण क्या है और ये बात ही क्या है जो पूरी तरह से इसे थोड़ा सा मुझे नहीं पता। ये बात, ये सवाल, ये शब्द उनके हैं जी। मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूँ। इनका मतलब और उनका बोलने का कारण अगर राकेश जी को पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही उनको इस बार टिकट मिला यहाँ से, तो मैं श्योर था कि मेरा बहुत कम मार्जिन है, पार्टी ने सरकार बनानी है, यहाँ पे चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। तो जब सुबह पता चला कि उनको टिकट मिला है, तो अगले दिन उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे नड्डा जी ने कहा कि तुम वहां पे जाओ। मैंने कहा कि वहां तो परमार ही जीत सकता है। तो मैंने उनको कहा, मैं कह राकेश, ये दलील तो तुमने खुद बचने के लिए दी, अगर यही दलील तुम उपचुनाव में देते तो ये स्थिति ना होती। और तुमने उपचुनाव में क्या कहा था, मैंने ये सारे शब्द उसको याद दिलाए। हाँ, तो उसने कहा कि जी इसमें गलत क्या है, मैंने किया है, मंजी ठोकी है। एक आदमी जो चुनाव लड़ने के लिए मेरे से सहयोग मांगने के लिए फोन कर रहा है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि जो सहयोग मांगने के लिए बोले पे, हाँ जी मैंने तो तेरे को गेड़ा दिया था, अब तू मेरे को वो कर। अगर ऐसा बोल के वो अपेक्षा भी कर रहा है, तो फिर मुझे लगा कि मेरे को ये लोग जो है वो मरा हुआ ही समझ रहे हैं कि आप टिकट दो कोई बात नहीं, आप सरकार में जगह दो कोई बात नहीं, आप संगठन में उसको इग्नोर करो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसी वक्त, हालांकि उस दिन रात को हमने परिवार में ये फैसला कर लिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये वाला चुनाव की बात? हाँ, ये जिस दिन टिकट अनाउंस हुई है उस दिन रात को परिवार में बैठ के कि जो पार्टी का फैसला है, और मैंने ये सोचा था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जिन लोगों ने जो कुछ हरकतें की हैं उनको मैं उनका पर्दाफाश करके मैं राजनीति छोड़ दूंगा मैं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब राकेश पठानिया ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो फिर मैंने कहा कि आदमी को पीछे हटने का भी एक हद होती है, झुकने की भी एक हद होती है। जब किसी की नम्रता को उसकी कमजोरी समझ लें
तो फिर आदमी को संघर्ष करना चाहिए। और यही कारण है कि मैंने जब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, मुझे जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, और जहां तक कि मैं जिनको अपना भगवान के रूप में मानता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी मुझे कहा, तो मैंने कहा कि ये चुनाव जो है वो आत्मसम्मान का चुनाव है। मैं से जो गलतियां हुई उसके लिए माफी मैं बाद में मांग लूंगा, लेकिन राकेश पठानिया के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं चुनाव में हूं। एक और बात यहाँ पर मैंने देखी है कि आपका जो आपने कुछ समय पहले एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने ये बहुत क्लैरिफाई किया है, हालांकि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन आपने क्लैरिफाई किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, था और रहूंगा। और उसके साथ ही आप डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में दीनदयाल उपाध्याय हैं, अगर मैं गलत नहीं नाम ले रहा हूं, तो उनका भी एक कोट आप बार बार बताते हैं कि प्रत्याशी बुरे प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा होना सही है। ये दो चीजें सर, एक चीज ये कि आपको जो पार्टी की तरफ से अपेक्षा हुई, लेकिन फिर भी आप कहते हैं आप पार्टी के ही हैं, ये दोनों चीजें इकट्ठे चलती हुई थोड़ी अजीब सी लगती हैं। इसको थोड़ा नहीं, उसमें कोई मैं कोई भ्रम की स्थिति में नहीं हूं। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। पार्टी की विचारधारा और पार्टी का नेतृत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी विचारधारा मेरे मन में है, और नेतृत्व के साथ मैं सीधी आंख उठा के बात कर रहा हूं। ठीक है, उनके गलत होने से मेरी विचारधारा नहीं बदल जाएगी। लेकिन फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात आ जाती है। नहीं, वो तो ऐसा ना, ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन तो मैंने कई बार लिए हुए हैं। चेतन बरागटा पे 6 महीने पहले हुआ था। बलदेव ठाकुर को, जिसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसको पार्टी में लाके फिर टिकट दे दिया। तो वो तो निष्कासन और वापसी ये तो पार्टी में चलता रहता है। लेकिन जहां तक आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस कोटेशन का बात की, वो मैंने उसको इसलिए मेंशन किया कि वो 1961 की है, 39 और 22 लगभग 61 साल पहले की। एक बार उसे बोल भी दीजिएगा क्योंकि हाँ, मैं बताता हूँ। और आप देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र मेरे उसमें है। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने 1961 में अपनी जो पॉलिटिकल डायरी वो लिखते थे, वो उसके पेज नंबर 151 पर ये मेंशन है। और मुझे उसी दिन वो कोटेशन किसी ने भेजी, तो मुझे लगा कि माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा जागृत होके राकेश पठानिया की टिकट पर वो टिप्पणी कर रही है, और हाईकमांड को भी आगाह कर रही है कि आप लोगों ने जो क्या किया। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपके वोट का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वो अच्छे दल से खड़ा है। बहुत बढ़िया। पार्टी की हाईकमांड ने उसे टिकट देने में जरूर पक्षपात किया होगा, अतः इस गलती को सुधारने की जिम्मेवारी मतदाता की है। बहुत बढ़िया, कोटेशन ही बहुत बढ़िया है। और उन्होंने कहा कि मतदाता की है, और मैं हाईकमांड की इस गलती को सुधारने के लिए मतदाता के बीच में जा रहा हूं कि उन्होंने जो हमारे विचार, जिनके विचार के जो पार्टी चलती है, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये मतदाता ठीक करेंगे। तो मैं मतदाता के पास जा रहा हूं कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, आप फैसला करो, मेरा आखिर कसूर क्या है, मुझे इंसाफ दो। एक बात सर यहाँ पर बार बार उठ के आती है, आपने 2 घंटे 3 घंटे पहले ये वीडियो डाला भी है जिसमें आपने बताया है कि जो राकेश पठानिया जी हैं उनके ऊपर बहुत से केसेस इस समय पर चल रहे हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं। जब आप ये कहते हैं खराब प्रत्याशी, तो उन चीजों पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, उसमें ऐसा ना कि वो मैं को अपने पल्ले से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वो तो उन्होंने अपना जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है किस तरह के? उस पे उन पर सेक्शन 452 जो कि क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का वो है, 147, 149 जो है वो अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन है, 353 जो है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को असॉल्ट करने के हैं, और गवर्नमेंट संपत्ति को 332 जो है वो उसके साथ है। तो एक व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो वो अच्छा प्रत्याशी कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने ये कोटेशन भी उसमें कोट की थी, और ये इनका भी मैंने रेफरेंस दिया है कि, और लोगों को मैंने सचेत किया है कि अगर वो जीत जाएगा तो क्या होगा, आपके पास क्या ऑप्शन है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे दोनों आप लोग एक ही दल से आते हैं, हालांकि अभी जैसे निष्कासन हुआ है, विचारधारा एक हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की हिसाब से लड़ाई में क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा आपको? क्या यहाँ पर भवानी सिंह पठानिया को या फिर उन्हीं के साथ डॉक्टर सुशांत को यहाँ पर फायदा होता नहीं दिख रहा? देखो, ऐसा है, मुझे हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई अंडरकरंट जो वो दिख नहीं रहा। कांग्रेस, बीजेपी और मैं और डॉक्टर अनुशांत 4 प्रमुख प्रत्याशी हैं जो फ्रेम में है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पिछले 5 सालों में यहाँ पे काम किया है, कुछ ना होते हुए भी मैंने सब कुछ किया है। इसी को भुनाने के लिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और एक स्पष्ट रूप से जो अंडरकरंट दिख रहा है। शुरू में पूरा दबाव बनाया गया था कार्यकर्ताओं पे और मुझे इलेक्शन की जो दाव पेच होते हैं उनकी जानकारी थी कि लोग जो हैं वो 4-5 तारीख को इस प्रेशर से निकल के बाहर आएंगे। आज मुझे, कल तक मुझे बैठकें करने में दिक्कत आ रही थी, आज मुझे बैठकों के न्योते आ रहे हैं। कल तक मुझे भोजन पैक करके मंगवाना पड़ता था, आजकल भोजन जो है मुझे निमंत्रण मिल रहे हैं। फील्ड में मैं लोगों के घरों में खाना खा रहा हूँ, लोग मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार का प्रोफाइल है वो लोगों के सामने है। पिछले दिनों में गार्ड भर्ती हुई थी, उसमें जिस तरीके से सब कुछ हुआ, लोग गांव-गांव में जाके वो कहते हैं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे बोली लगी। वो बोली लगी बोलते हैं, पोस्टों की बोली लगी, पोस्टों की बोली लगी। और जिस तरीके से अवैध कटान हुआ है, जिस तरीके से जायका प्रोजेक्ट में फर्जी बिलों को फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें लोगों के बीच में हूँ। मैं जहां जाके इसके बारे में बोलता हूँ तो लोग सामने बैठे हुए लोग बोल पड़ते हैं। अगर ये घोटाला इसे माना जाए, कितना बड़ा होगा सर, जो ये पोस्ट भरने का घोटाला है, पैसा लिया है? पता नहीं जी, मैं इसकी गिनती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये करोड़ों में ही है। करोड़ों में है, सब कुछ करोड़ों में है, कुछ भी लाखों में नहीं है। और जब भवानी सिंह पठानिया जी को आप देखते हैं तो उनका जो पिछले उपचुनावों से अब तक का कार्यकाल है उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, उनका बड़ा ब्रीफ टेन्योर है, उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, मेरी कोई कभी उनकी 1-to-1 इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। उसमें जो कहा तो उसमें उनकी पर्सनैलिटी झलकती है। उन्होंने कहा कि मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच ही कहा कि मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ और कॉर्पोरेट के ढंग से काम करता हूँ। और कॉर्पोरेट में तो बैलेंस शीट पे काम होता है, कॉर्पोरेट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे काम होता है, और राजनीति में तो घर फूक के तमाशा देखना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट का आदमी कॉर्पोरेट की तरह काम करके इसमें कामयाब हो। और 1 साल में उन्होंने आम लोगों को यही जवाब दिया कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं विधायक हूं, लेकिन सरकार मेरी नहीं है, इसलिए काम नहीं हो सकते। लोग जो हैं वो विधायक बनाते हैं, सरकार नहीं बनाते। इसलिए अगर मान लो कि अब वो विधायक बन जाएं और सरकार ना बने तो फिर फतेहपुर के लोग 5 साल वेट करेंगे। राकेश पठानिया को लोग वैसे ही नकार रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन जो है कृपाल परमार बचता है, जिसने ना कुछ होते हुए भी सब कुछ लोगों को करके दिया है और सेवा भाव से करके दिया है। राजनीति नहीं की, समाज सेवा की है, और उसका फल जो है वो निश्चित रूप से मुझे मिलने वाला है। डॉक्टर सुशांत पर बात कर लेते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने दिग्गज रहे हैं, यहाँ से चुनाव जीते भी हैं, 1 बार से ज्यादा मर्तबा जीते हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर अभी आम आदमी पार्टी में हैं। परंतु पिछली बारी भी जब चुनाव हुए थे, जो बाई इलेक्शन हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ 12,000 के आसपास उन्हें मत पड़े थे। तो आपको नहीं लगता कि वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा? नहीं, पता नहीं, अब मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि राजेंद्र सुशांत जी का यहाँ पर एक अपना आधार है, अपना एक वोट बैंक है, लेकिन उनका कार्यकर्ता मुझे लगता है कि थक चुका है, बार-बार चुनावों के थक चुका है, और नाकामयाबी जो है वो आदमी को तोड़ देती है। इसलिए मुझे नहीं पता कि इस चुनाव में कैसा रहेगा, लेकिन मैं उनका मान सम्मान करता हूँ और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ज़्यादा कुछ कर पाएगी।
अभी कृपाल परमार जी इस चुनाव के बाद रिटायर होंगे, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि विदाई का समय है, अब क्या आप इसके बाद रिटायर हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, राजनीति में कभी रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैंने पार्टी से ये गिला अवश्य किया था कि जब मेरा एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट का टाइम था, 40 साल मैंने पार्टी की सेवा की थी, पार्टी की इन बिटवीन द लाइन चल के की थी, कभी मैंने कुछ इच्छा नहीं जाहिर की, तो मुझे एक रिस्पेक्टेबल विदाई देनी चाहिए थी भी यार चल तो लड़ चुनाव जो होगा। अब फतेहपुर में जब बाई इलेक्शन था तो उसमें सरकार गिरने वाली नहीं थी, सरकार बनने वाली भी नहीं थी, मुझे एक बार टिकट दे देते, मैं अगर जीत जाता तो आज ये सीट और ये इलाका सुरक्षित होता। ठीक है, अगर हार जाता तो मैं एक टेन्योर में 2 बार हार जाता तो मेरा क्लेम नहीं बनता, मैं क्लेम ही ना करता। ठीक है, तो मैं पार्टी से कहता है कि मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करूंगा। तो लेकिन जिस तरीके से जो सारे घटनाक्रम घटा, तो मैंने कहा कि अगर पार्टी अगर चाहती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जब मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं एक समाज सेवी हूं, मैं कोई एनजीओ बनाऊंगा, मैं कोई काम कर लूंगा। तो पता नहीं ये एग्जिट है या नई शुरुआत है, ओनली फ्यूचर बिहोल्ड्स दैट। आखिर में ये जरूर जानना चाहेंगे, जैसे जहां पर आपको बिठाने के प्रयास तो हुआ ही होगा, धनबल का भी इस्तेमाल करवाने की बात हुई, लोहाव ने ऑफर भी दिए गए। नहीं देखो ऐसा है, कृपाल परमार ना तो झुका है ना बिका है, ना ये अभी तक वो भारत की टकसाल में कोई वो नोट छपा जिससे वो खरीद सके। और मेरे परिवार में जो मेरी पार्टी है उसमें किसी व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वो मुझे कोई प्रलोभन देके बिठाते। हाँ, मुझे अपने संबंधों के अधिकार से बड़ों ने मुझे कहा है कि हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आप बैठ जाओ, किसी ने प्यार से कहा, किसी ने गुस्से से कहा, लेकिन धलमल का अगर कोई मैं कहूं तो ऐसा कोई ना प्रयास हुआ, ना आज तक किसी ने किया है, ना को कर सकता है। एक बात और प्रतीत होती है इस पूरे चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों को लेकर कि कहीं ऐसा ही तो नहीं कि जो राकेश पठानिया जी ने कथित तौर पे आपसे फोन पे कहा कि कृपाल जी ऐसा होने वाला है, जो शब्द थे वही आप यहाँ पर तैयारी में हैं कि उनके साथ भी वैसा ही करना? नहीं, देखो ऐसा है कि मैं स्वभाव से यानी बदतमीज नहीं हूँ। पठानिया जी हैं, पता नहीं वो हैं, आप देख लो, मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं शालीनता से काम करता हूँ, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे परिवार के, मेरे विचार परिवार के, कि मैं शालीनता में रहता हूँ। और शालीनता में, और जब शालीन आदमी अकड़ जाए तो फिर मानता नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसको अगर कोई बुखार ना चढ़ा हो तो बुखार चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये वो बुखार है कि जिसपे मैंने किसी की बात को भी नहीं माना और अपने आत्मसम्मान के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल, मैं एग्जैक्टली 5 साल बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि 2017 के टिकट आवंटन में क्या हुआ था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि मेरे दोस्त से दुश्मन हो गए, और आज तक वो दुश्मनी खत्म नहीं हो रही, ना मुझे को बता रहा ना समझ आ रहा है अपनी तरफ से कोई ऐसी। लेकिन उन्होंने इन 5 सालों में नीचे गिरने की कोई हद नहीं छोड़ी। इसलिए मैं अंत में उनको यही कहूंगा, ना मैं ही गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार ही गिरे, मगर मुझे गिराने में मेरे दोस्त कई बार गिरे, कई बार गिरे। परमार साहब, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एक पुरानी कविता है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी वंशज महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। जब हम यहाँ पर कृपाल परमार जी की जो यहाँ दावेदारी देखते हैं, उसमें यही देखने को अभी तक तो ये मिल रहा है कि कब तक युद्ध टाला जाता, जो अंतर्मन का युद्ध है या पार्टी में युद्ध है या किसी भी तरह का मान लीजिए। लेकिन फतेहपुर का चुनाव इस बार बहुत ही एक सेंटर पॉइंट रहेगा अटेंशन का, क्योंकि दिग्गज खड़े हैं और देखना है कि लोग किसे यहां पर अपने फतेहपुर का विधायक चुनते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और निशांत सूद जी कैमरा पर हमारा साथ दे रहे थे, और साथ ही में न्यूज प्रोड्यूसर मनोज ठाकुर जी हमारे साथ यहां पर असिस्ट कर रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।